नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंगकर राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा समाज के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है समाज, ये आपके यूनिट 2 का टॉपिक है, परंतु जो फर्स्ट यूनिट में आपको समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना है, समाजशास्त्र का अर्थ, उसका विषय क्षेत्र आदि समझना है, उससे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं कौन सी होती हैं, जिससे कि आपको वो टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समाज से। समाज जो एक अवधारणा है आपकी, बेसिकली समाज शब्द सुन के हम सबको ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम सब एक समाज के हिस्से हैं, समाज के सदस्य हैं। जन्म से लेकर अभी तक हम एक समाज में ही रहे हैं। परंतु साधारण भाषा में जब हम समाज का प्रयोग करते हैं, समाज शब्द का, तो उसका एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट अर्थ होता है, जबकि समाजशास्त्रीय अर्थ अगर उसका देखा जाए तो वो बिल्कुल भिन्न है। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का एक पारिभाषिक अर्थ है, यानी एक परिभाषा दी गई है कि किसे हम समाज कहेंगे, किसे हम समूह कहेंगे, किसे हम समुदाय कहेंगे, किसे हम समिति कहेंगे या संस्था कहेंगे। हम जनरली सामान्य भाषा में इन सभी शब्दों को साइमल्टेनियसली एक दूसरे की जगह प्रयुक्त करते हैं, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें, क्योंकि अब आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि समाज, समिति, समुदाय, ये सारे जो शब्द हैं, इनके अर्थ किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। हम समाज और एक समाज की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। समाज और एक समाज। समाज जो है वो एक अलग अर्थ लिए हुए है और एक समाज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समाज की बात करते हैं। समाज बेसिकली जो है वो एक व्यवस्था है। मैकाइवर व पेज जो आप नीचे नाम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक व्यवस्था है, एक वेब है या जाल है। एक अमूर्त व्यवस्था, अमूर्त का मतलब होता है जिसे आप देख नहीं सकते, जो मूर्त रूप में या एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपके सामने नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो समाज जो है वो मुख्यतः एक अमूर्त व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों के सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। अब हम डेफिनेशन वाइज इसकी बात करते हैं। पार्सन्स जो एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी पूरे समाज में मानव संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मानव संबंधों की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मानव संबंधों की, जो कि यथार्थ या प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। साधन और साध्य की क्रिया यानी मनुष्य जो है या समाज के सदस्य जो है वो समाज में कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कुछ उनके साध्य हैं, उनको साधन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का वो प्रयोग करते हैं, उसके दौरान जो वो मानव संबंध स्थापित करते हैं, उस जटिलता को हम समाज कहते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर और पेज जो है, इनकी डेफिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत विस्तृत भी है, परंतु साथ ही में इन्होंने एक संक्षिप्त परिभाषा दी है जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। वो मैं सब आपको बताऊंगी अभी। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज रीतियों तथा कार्यप्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। बहुत विस्तृत परिभाषा है ये, आपको कंफ्यूजिंग भी लग रही होगी, आपको लगेगा समाजशास्त्र थोड़ा मुश्किल विषय है,
परंतु इसे जब हम ब्रेक करके समझेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, समाज रीतियों तथा कार्यप्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज कोई वस्तु नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये स्थिर भी नहीं है। आगे लिखते हुए वो कहते हैं, इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है। इस पूरी डेफिनेशन को अभी हम एक एक विशेषता को डिस्कस करके बात करेंगे। समाज के बारे में मुख्य चीज़ जो आपको यहाँ समझनी है वो ये है कि समाज में रीतियाँ भी होती है, कार्यप्रणालियाँ भी होती है, सत्ता भी होती है, पारस्परिक सहयोग या सहायता भी होते हैं और नियंत्रण तथा स्वतंत्रताएं भी होती है। और कुल मिलाकर ये जो समाज में रहने वाले सामाजिक सदस्य हैं, उनके आपसी संबंधों की, उनकी जो क्रिया अंतःक्रिया के माध्यम से जो उनके आपसी संबंध बनते हैं, उन संबंधों का एक जाल है या एक जटिल व्यवस्था है। परंतु ये जटिल व्यवस्था निरंतर परिवर्तित होती रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक है, अब हम समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन में आती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम समाज की कुछ और विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। मैकाइवर व पेज जो है, उन्होंने समाज की विशेषताओं में पहला उल्लेख किया है रीतियों का। रीतियाँ या यूसेजेस जिसे हम कहते हैं, ये समाज की मान्यता प्राप्त तरीके होते हैं। रीतियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं। इनके द्वारा ही समाज में एक प्रकार की व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है, यानी कार्य करने की वो नियम जिसके माध्यम से हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे समाज का रूप जटिल होता जाता है, रीतियाँ भी स्पष्ट और सुनिश्चित होती जाती है, परंतु रीतियों का उल्लंघन करने पर समाज में दंड का प्रावधान भी होता है। इसी प्रकार समाज में कार्यप्रणालियाँ भी होती है। कार्यप्रणालियाँ उन रीतियों के आधार पर जिस तरीके से हमें कार्य करना है, उस प्रणाली को हम कार्यप्रणाली कहते हैं। मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज की निश्चित विधियों द्वारा करता है। ये विधियाँ जो होती है, ये संस्थागत साधन कही जा सकती है। इन्हें मैकाइवर और पेज कार्यप्रणाली कहते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण कर सके, इसके लिए निश्चित कार्यप्रणालियाँ होती है। कार्यप्रणालियाँ समाज को संगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखती है। अगर समाज के सदस्य अपने मनमाने ढंग से उद्देश्यों की पूर्ति की प्रयास करते हैं, तो समाज असंतुलन तथा विघटन की स्थिति में भी पहुंच सकता है। यानी रीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ, इनके प्रयोग के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु अगर इनमें मनमाना व्यवहार आता है, यानी व्यक्ति अपने मनमर्जी से इनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है या समाज के विरुद्ध जाकर कार्य करने की कोशिश करता है, तो जो तीसरा पॉइंट है सत्ता, वो महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आता है। सत्ता क्या होता है? किसी भी समाज में नियंत्रण के लिए, समाज के सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था लागू की जाती है, जो मान्यता प्राप्त व्यवस्था लागू की जाती है, उसे हम सत्ता कहते हैं। समाज के सदस्यों द्वारा अगर कार्यप्रणालियों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें रोकने या दंड देने के लिए सत्ता आवश्यक है। सभी प्रकार के समाजों में सत्ता होती है और व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। परिवार में हम देखते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है वो सत्ता प्राप्त होता है। किसी पंचायत में सरपंच को सत्ता प्राप्त होती है। हर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों को या अलग अलग समूहों को वो सत्ता मिलती है। समाज में पारस्परिक सहायता भी होती है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जाल तभी बनता है जबकि उसके सदस्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। उन सहायता के माध्यम से वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और धीरे धीरे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। समाज में समूह तथा विभाजन भी होता है। समाज जो है वो एक बहुत वृहद व्यवस्था है जिसमें बहुत छोटे छोटे बड़े समूह हम देख सकते हैं।
ये जो समूह है, क्योंकि समाज की जो व्यवस्था इतनी बड़ी है वो विभाजित है अलग अलग खंडों में, अलग अलग श्रेणियों में। सबसे छोटे जो खंड होता है या सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परिवार है। परिवार से फिर बड़े परिवार या संयुक्त परिवार बनते हैं, बड़े समूह बनते हैं, वंश समूह बनते हैं, गोत्र समूह बनते हैं, जाति के समूह बनते हैं। तो अलग अलग स्तरों पर विभाजन है और उन विभाजनों में हम अलग अलग प्रकार के समूह देख सकते हैं। इनमें परस्पर अंतःक्रिया होती है और उन प्रक्रियाओं से समाज का निर्माण होता है। समाज में मानव व्यवहार पे नियंत्रण की व्यवस्था भी होती है। एक नियंत्रण सत्ता के माध्यम से होता है, परंतु हमेशा औपचारिक रूप से सत्ता के माध्यम से नियंत्रण हो ये आवश्यक नहीं है। नियंत्रण के लिए समाज में एक संतुलन की जो शक्ति है उसको निर्धारित किया जाता है। समाज में अनियमितता और अव्यवस्था ना फैले, सदस्य अपने मनमाने तरीके से व्यवहार ना करें, उसके लिए कुछ अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के व्यवस्थाएं होती है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता, ये सब वो व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। हमारा परिवार भी हमें नियंत्रित करता है। कई बार कुछ परंपराओं के आधार पर हम नियंत्रित होते हैं कि हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती है। धर्म जो है वो हमें नियंत्रित करता है, क्या सही है क्या गलत है। नैतिकता हमें बताती है क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी समाज में वो व्यवस्थाएं हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो मैकाइवर और पेज ने बताई है वो है स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज में नियंत्रित है, कुछ उसे व्यवहार के आधार पर उसको स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यवहार होता है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व को उभारने के लिए, उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए समाज में स्वतंत्रता भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः नियंत्रित है, बंदी है किसी का, ऐसा नहीं है। अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में व्यक्तियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। समाज की ये विशेषताएं थी मैकाइवर और पेज ने जो आपको बताई है। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जो कि हम जनरली सभी विद्वानों का जो कंट्रीब्यूशन है समाज को परिभाषित करने में उससे प्राप्त करते हैं। पहला है अमूर्तता, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि समाज जो है वो अमूर्त है। समाज अमूर्त है। समाज एक व्यवस्था है, एक सामाजिक संबंधों का जाल जिसे हम कह सकते हैं वो है जो हम देख नहीं सकते। यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है कि जिसे हम कह दें कि ये समाज है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों का क्योंकि कोई आकार नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ उसे अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उसके आधार पर हम समाज को परिभाषित करते हैं। ये कोई वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। समाज के सदस्यों में यानी दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में, पहली बात तो ये कि एक व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन एक से दो व्यक्ति होते ही समाज की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि समाज में उन दो व्यक्तियों में आपस में पारस्परिक जागरूकता होती है। उन्हें ये पता होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन सत्ताधारी है कौन उसके अधीन है, कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, कौन उम्र में बड़ा है कौन छोटा है। तो दो व्यक्तियों के बीच में एक अंतःक्रिया जब होती है, संपर्क होता है और अंतःक्रिया जब होती है, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि दोनों को एक दूसरे की पोजीशन या परिस्थिति के बारे में पता हो और उसी के आधार पर वो अंतःक्रिया करते हैं। यही अंतःक्रिया आगे चलकर समाज का निर्माण करती है। तो पारस्परिक जागरूकता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सहयोग एवं संघर्ष। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ सहयोग हो। समाज में सहयोग भी होता है, साथ ही साथ
कुछ स्तरों पर लोगों में जो विरोधाभासी विचार होते हैं या उनके जो हित है वो अगर आपस में टकराते हैं तो संघर्ष भी होता है। मैकाइवर और पेज जो है उन्होंने एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है, समाज सहयोग है जो संघर्ष में से गुजरता है। समाज सहयोग है जो संघर्ष में से गुजरता है, यानी समाज में लोग एक दूसरे का परस्पर सहयोग भी करते हैं और उस सहयोग के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, परंतु कई बार उनके आपसी हित जब टकराते हैं या कुछ अनैतिक अगर समाज में होता है तो संघर्ष की स्थिति भी पैदा होती है। परस्पर संघर्ष से भी धीरे धीरे विकास का रास्ता निकलता है। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, वो कहते हैं समाज जो है, समाजों का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी अगर हमें समाजों को समझना है तो हमें देखना होगा कि किस किस युग में किस किस प्रकार के वर्ग संघर्ष हुए हैं। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों व्याप्त होते हैं। उसके बाद है अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता यानी अन्य का अन्य पर आश्रित होना, एक का दूसरे पर आश्रित होना, इंटरडिपेंडेंसी, अंतर्निर्भरता। समाज में बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि हम सब अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते। हम किसी एक प्रकार का कार्य तो कर सकते हैं, परंतु दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड करते हैं। तो ये अन्योन्याश्रितता जो है ये समाज को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें एहसास होता है कि हमें दूसरे लोगों की आवश्यकता है। जैसा कि हम कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है, हम दूसरों पर भी निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से ये समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि समाज क्या है, और जो हम सामान्य भाषा में समाज का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी चीज़ को समाज कह देते हैं। हम कहते हैं शहरी समाज, ग्रामीण समाज, राजस्थानी समाज, भारतीय समाज। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चों एक समाज है। मैंने शुरू में कहा था आपको, समाज अलग है और एक समाज अलग है। समाज एक व्यवस्था है जिसका कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है, वो अमूर्त है। हम जब किसी समाज को एक नाम दे देते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो वो एक समाज होता है। एक समाज यानी व्यक्तियों का एक समूह जो कि मूर्त रूप में हम देख सकते हैं। एक विद्वान है जिन्सबर्ग, वो कहते हैं कि एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों से संबंधित है, जो उनको दूसरों से पृथक करते हैं, जो उनके संबंधों में नहीं आते या जो उनके व्यवहार से भिन्न है। यानी एक प्रकार का व्यवहार करने वाले, एक प्रकार के संबंध वाले व्यक्तियों का एक समूह एक समाज है, जो कि दूसरों से अलग है, जो कि उनकी तरह व्यवहार नहीं करते। ग्रीन एक विद्वान है, वो कहते हैं एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन ने समाज को एक बड़ा समूह बताया है और ये भी कहा है कि वो समय, स्थान, रुचि और जनसंख्या के संगठन से बनता है। जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं एक समाज की, पहली बात तो व्यक्तियों का बड़ा समूह है, मूर्त है, यानी आप देख सकते हैं कि शहर में रहने वाले ये लोग जो हैं ये शहरी समाज हैं, गांव के लोग ग्रामीण समाज है। तो इस प्रकार से हम उस व्यक्तियों के समूह को अगर हम देख सकते हैं तो हम मूर्त रूप से उसकी कल्पना कर सकते हैं, मतलब मूर्त रूप से वो विजिबल है। एक समाज जो है वो मूर्त रूप से एक आकार है उसका, एक क्षेत्र है उसका जिसमें हम उसे देख सकते हैं। सीमित क्षेत्र होता है उसका, समाज जो है उसका तो विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन एक समाज एक निश्चित सीमित क्षेत्र में रहता है। सदस्यों के व्यवहार में यहाँ पर समानताएं होती है, क्योंकि उस समानता के आधार पर ही वो समाज के सदस्य बने हैं। और उत्तरदायित्व सीमित होते हैं, यानी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर समाज से ही बिलोंग करते हैं, उसी की सदस्यता लिए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके उत्तरदायित्व हैं, आपके अधिकार हैं, आपके कर्तव्य हैं। समाज और एक समाज में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे समाज क्या है और एक समाज क्या है, तो अगर हम इनके अंतरों की बात करें तो पहला है सामाजिक संबंधों के आधार पर। सामाजिक संबंधों के आधार पर देखें तो एक समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है
जबकि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है या सामाजिक संबंधों का जाल है। सेकंड, मूर्तता के आधार पर समाज जो है वो अमूर्त है, उसको हम देख नहीं सकते, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जबकि एक समाज जो है वो मूर्त रूप से विजिबल है, देखा जा सकता है, उसका एक निश्चित आकार होता है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जाहिर सी बात है, जिसे हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ फील की जा सकती है वो जटिल होगा। और एक समाज जिसका एक निश्चित समूह है, निश्चित आधार है, निश्चित आकार है, वो सरल व्यवस्था होगी। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम देखें तो समाज जो है उसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, चाहे वो ग्राम में हो, शहर में हो, एक देश हो, दूसरा देश हो, हम टोटल जो व्यवस्था है उसे समाज कहते हैं। लेकिन एक समाज जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त होता है। शहरी, ग्रामीण, राजस्थानी, गुजराती जो भी समाज है उसको अगर हम कहते हैं तो वो एक समाज है जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तरदायित्व भी, अगर आपका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, बहुत जटिल है व्यवस्था, तो जाहिर सी बात है उत्तरदायित्व का क्षेत्र जो है वो भी समाज में असीमित है। हम सभी एक दूसरे के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जानते हों या नहीं जानते हों। परंतु एक समाज जो है उसका क्योंकि निश्चित क्षेत्र है, आपको पता है आपके समूह के बाकी सदस्य कौन कौन हैं, तो आपका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों के प्रति है। समरूपता एक समाज में अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि उसी लाइकनेस के कारण, उसी समानता के कारण वो सब एक समाज के सदस्य बनते हैं। जबकि समाज में आप ये नहीं कह सकते कि जो बाकी सदस्य हैं वो आप ही के जैसे होंगे या आप बाकी सदस्यों के जैसे होंगे। तो होमोजेनिटी या समरूपता जिसे हम कहते हैं वो समाज में नहीं व्याप्त होती। एक समाज में व्यक्तियों के व्यवहार, मनोवृत्तियों और अन्य चीज़ों में समानता देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये कुल मिलाकर समाज की अवधारणा है। समाज की अवधारणा को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम एक समाज की अवधारणा को भी इसके साथ न समझें। कुल मिलाकर समाज एक अमूर्त व्यवस्था है जो कि समाज के सदस्यों के सामाजिक संबंधों को बनाती है। यानी समाज के सदस्य जो हैं उनके सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं और एक समाज व्यक्तियों का समूह होता है।